बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के हवाले से कहा यह जाता है कि सियासत के अंदर देयर इज़ नो डल मोमेंट इन पाकिस्तान। और आज भी हमने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब ने विज़िट किया शुजात साहब को और परवेज़ इलाही साहब के घर, और वहाँ पे उनके साथ एक मीटिंग हुई। आपको मालूम है कि उसका बैकग्राउंड ये है कि इस वक्त अदम एतमाद की जो तहरीक है वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ जो है, उसके लिए अपोजिशन जो है वो कोशिशें कर रही है और राब्ते कर रही है। गवर्नमेंट के इत्तेहादियों से भी राब्ते कर रही है। आपस में भी हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट एक मीटिंग जो है पिछले चंद रोज़ के अंदर लाहौर के अंदर हमने देखा था। सो लाहौर जो है इस वक्त हमें काफ़ी ज़्यादा सरगर्म दिखाई देता है, बड़ा एक्टिव दिखाई देता है पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। उसके नताइज क्या निकलते हैं, बिकॉज अपोजिशन जो है वो लॉन्ग मार्च भी करेगी और फिर अदम एतमाद की भी बात की जा रही है। तो इसके असरात पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर क्या होंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि अहमद जवाद साहब जो कि सेक्रेटरी इत्तलात थे PTI के, और PTI के साथ काफ़ी टाइम उन्होंने गुजारा, काफ़ी एक्टिव एक मेंबर थे, रहनुमा थे PTI के, छोड़ के अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया है PMLN को। और आज उनसे हम बात करेंगे मुल्क की सियासत के ऊपर भी, और उनसे भी बात करेंगे कि उनके प्लान्स आगे क्या हैं। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, आपने हमें टाइम दिया। जी काइंडली ये बता दें कि वजह क्या बनी है, आप क्यों PTI को आपने खैराबाद कह दिया, बिकॉज आप तो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश वर्कर थे, रहनुमा थे। देखें वहीद साहब, कोशिश करूंगा मुख्तसरन आपको मैं जवाब दूं, अगरचे ये सवाल ऐसे हैं कि जिसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम हो सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन ब्रीफली आपको मैं ये कह सकता हूं कि देखें, एक पॉलिटिकल एवोल्यूशन ऑफ थॉट्स होता है। हर वो इंसान जिसमें सोचने समझने की सलाहियत है, हर वो इंसान जो बदलते तकाजों के साथ, बदलते हालात के साथ जो सिचुएशन बदल रही होती है उसको समझने की सलाहियत रखता होता है। हर वो इंसान जो कि अपनी पार्टी के अंदर किए गए फैसलों को एवेल्युएट करने की सलाहियत रखता हो, उसके असरात के ऊपर उसकी नजर हो। तो मैंने PTI की जो के साथ 17-18 साल जो अपोजिशन में थे, वो तो बड़े आसान, मैं समझता हूं कि मेरे लिए सबसे आसान था, इसलिए कि उसमें सिर्फ हमने हुकूमतों के ऊपर इल्जाम लगाना था, उनके ऊपर हमने उनको चोर और डाकू कहना था, उनको करप्ट कहना था। इसके अलावा तो हमारा काम ही कोई नहीं था, ये हमारा बयानिया था। लेकिन जब हम हुकूमत में आ गए तो वहां पे हमने डिलीवर और परफॉर्म करना था, और डिलीवर और परफॉर्म करने में हम बुरे तरीके से नाकाम हुए, और इतने बुरे तरीके से नाकाम हुए कि मैं एक पाकिस्तानी के तौर पे समझता हूं कि आज मेरे मुल्क की सालमियत जो है वो खतरे में है। इस मुल्क के अंदर जो सियासी अदमे इस्तेकाम है, उसकी बुनियाद जो है, मैं एक शख्स को गर्दानूंगा और उसका नाम इमरान खान नियाजी है। उसकी वजह से आज हम अपने मुल्क में ये जो आपको सारे मसाइल और चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, एक शख्स की बेवकूफी की वजह से, उसकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से, उसकी कैपेसिटी ना होने की वजह से, एक नालायक टीम को लाने की वजह से पाकिस्तान इस वक्त खतरात में गिर गया है। एक पाकिस्तानी के तौर पे मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हूं, और इसलिए मैंने ये फैसला किया, और मुझे यकीनन कोई एक ऐसा फोरम ज्वाइन करना था कि जहां से हम जो नुकसान इस मुल्क को हो चुका है, अब उसका डैमेज कंट्रोल कैसे। अच्छा जवाद साहब, ये रियलाइजेशन कब हुई आपको, और मतलब 3-3.5 साल वाई यू वेटेड फॉर दैट? ठीक है, आप पहले 18 साल, आपने बिल्कुल सही कहा, इट इज वेरी इजी टू डू अ पॉलिटिक्स व्हाइल यू आर इन ऑपोजिशन, बिकॉज देन यू कीप ऑन एक्यूजिंग एंड लोगों के ऊपर हमला करना बड़ा आसान होता है। तो ये वाई यू वेटेड फॉर 3.5 years, ऑलमोस्ट 4 years? देखें, अगर आप मैं आपके प्रोग्राम्स में भी आता रहा हूं, अगर आपको याद हो कि अगर मैं अपनी पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता था, तो मेरा रिप्रेजेंट करने का स्टाइल जो है पार्टी के तमाम दूसरी लीडरशिप से मुख्तलिफ होता था। मेरी गुफ्तगू के अंदर जो हमारी गलतियां होती थी, जो हमारे सवालात होते थे, मैं उनको एक्सेप्ट करता था, और मैं कोई ब्लाइंडली अपनी पार्टी को या लीडरशिप को डिफेंड करता हुआ नजर नहीं आता था। तो ये तो एक, मैं इस चीज को चूंकि महसूस कर रहा था। आखिरी साल जो है, मैं समझता हूं कि वहां तक तो हम इंतजार करते रहे, और वो जहन में ये आया कि इमरान खान हमें ये बताता था कि मैंने जब फास्ट बॉलिंग का आगाज किया तो उस वक्त मेरी गेंदें राइट लेफ्ट दूर जाती थी, लेकिन फिर मैंने प्रैक्टिस की, मेहनत की, तो फिर मेरी लाइन और लेंथ सीधी हो गई और मैं फास्ट बॉलिंग सीख गया। तो हम ये समझते रहे कि ये अभी प्रैक्टिस पिच है इनकी, 1-2 साल में कुछ टीमें बदलेंगे। लेकिन जवाद साहब, ये मुझे बताएं कि why the nation was misled and misguided
व्हेन आपकी पार्टी और आप लोग ये कहते थे कि वी हैव गॉट 200 पीपल जो कि इस मुल्क को चलाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, बस जहाज जो है वो टेक ऑफ करने का जो है इंतजार कर रहे हैं। व्हाई द नेशन वाज मिसलेड? देखें वहीद साहब, मैं ये जो स्टेटमेंट है आपने इनको तकरीरों में सुना होगा, लेकिन मैंने ये अल्फाज जो हैं इमरान खान से एक कमरे में उनके टेबल के अक्रॉस दी टेबल बैठ के सुने हुए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था जी कि टीम बन गई है और हमने ये करना है और हमने ये करना है। वो कह रहे थे कि इलेक्शन जीतना हमारे लिए मसला नहीं है, वो हम जीत चुके हैं, ये इन्होंने पहले ही कह दिया था। मैं तो आपसे ये सोच रहा हूं कि मैंने ये 200 बंदे जो हैं इस मुल्क में मैंने जो चेंज लेके आनी है, और मैं पहले 2-3 साल उन्हीं 200 बंदों का इंतजार कर रहा था कि वो फरिश्ते कहां से आने हैं जिन्होंने अदारों को आके ठीक करना है। आज मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि पाकिस्तान का कौन सा इदारा है कि जो इमरान खान के आने के बाद वो इदारा बन गया हो, जिसको कहते थे कि वो लेकिन जवाद साहब देखें, सॉरी देखें, आप जैसे ही काबिल एहतराम मतलब एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस पार्टी के अंदर मौजूद हैं। यानी अगर आप देखें तो बाद में उन्होंने फिर इत्तेहादियों को भी ले आए, फिर वहाँ पे वो जो है ना विनिंग हॉर्सेस जो होते हैं वो भी आ गए, फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी जहांगीर तरीन साहब जहाज में बिठा बिठा के लाते रहे ताकि हुकूमत बन जाए। लेकिन लोग तो थे ना, मतलब इनिशियली लोग तो थे, चले 200 नहीं थे, 50 तो थे ना। अभी काबीना भी 55 की है टोटल। देखें वहीद साहब, एक चीज जो आपको नोट खुद भी कर सकते हैं आप, कि इमरान खान का अपनी टीम की सिलेक्शन में सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या है? वो परफॉर्मेंस या डिलीवरी, उसकी कॉम्पिटेंस या उसका प्रोफेशनलिज्म या उसका तजर्बा नहीं है। वो ये है कि कोई भी शख्स अगर अपोजिशन के चीथड़े उड़ा सकता है, गाली गलोच कर सकता है, बदतजीबी कर सकता है, बदतमीजी कर सकता है, तमस्खर उड़ा सकता है, अगर वो ये करता है तो ये कोई और क्राइटेरिया नहीं है कि उसने जिंदगी में कोई ढंग का काम किया है या नहीं किया है। उसको मिनिस्ट्री भी मिल जाएगी, उसको जिम्मेदारियां भी मिल जाएंगी। आप उनके इर्द गिर्द जितनी टीम के मेंबर्स हैं उन सब की सलाहियतों, उनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और जो रोल वो अदा कर रहे हैं, ऐसे हालात के अंदर आप कैसे ये सोच सकते हैं कि कोई प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट आदमी जो है इमरान खान के सर्कल में दाखिल हो के परफॉर्मेंस और डिलीवरी की बात करे? और मैंने जब एक स्पोक्स पर्सन मीटिंग में ये बात एक दफा गलती से रेस कर दी थी तो मेरा स्पोक्स पर्सन की लिस्ट में से नाम निकाल दिया गया अगली मीटिंग में, और मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अब हम हुकूमत में हैं, हमें परफॉर्मेंस और डिलीवरी की बात करनी चाहिए। कल हम अपोजिशन में थे, उस वक्त हमारे पे जचता था कि हम तनकीद करें, हम इल्जाम लगाएं। आज ये काम अपोजिशन को करने दें, हमें जो काम दिया गया हम वो करें। ये एक मीटिंग में मैंने ये कह दिया और उसके बाद मेरा नाम स्पोक्स पर्सन की लिस्ट में से गायब हो गया। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि किस किस्म का माहौल जो अच्छा, है। ये बताएं चूंकि अभी रिसेंटली पिछले यानी जब से गवर्नमेंट बनी है, पहले तो जाहिर है बहुत ही कुर्बत होगी, लेकिन गवर्नमेंट बनी है जब से, जाहिर है कि आप पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, किन लोगों का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है प्राइम मिनिस्टर की डिसीजन मेकिंग के ऊपर? ब्यूरोक्रेसी का, या पार्टी के जो इर्द गिर्द लोग हैं, या वो लोग जो पार्टी के साथ उनका ताल्लुक नहीं था बट नाउ दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट? देखें, मैं ये समझता हूं कि वो निजाम चेंज करने आए थे लेकिन वो निजाम का हिस्सा बन गए। वो ब्यूरोक्रेसी, वो पुलिस जिसके अंदर वो रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, वो उसी का हिस्सा बन गए। पीएम हाउस में डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस कौन करता है उनको, या वो जो भी फाइल आती है जिस तरह से उनको बताया जाता है वो साइन कर देते हैं? जी, इस तरह के बेशुमार वाकयात हुए। इस तरह के हमारी पार्टी के अंदर लोग इस बात का विटनेस हैं कि उनके अंदर असल में एक जो समझ बूझ होती है। जब भी आप देखें, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन चलाना एक तजर्बे का नाम है ना, कि आपके नीचे लोग होते हैं, आपको रिपोर्ट्स देते हैं, आप उनको एवेल्युएट करते हैं, सवाल करते हैं, जवाब आते हैं। आपके अंदर एक कैपेसिटी होगी तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेंगे ना। और यहां पे हम बात कर रहे हैं मुल्क के वजीर आजम की, और वो शख्स के जिसने अगर पार्टी को भी अगर लीड किया था तो वो पार्टी जो है वो हुकूमत में आने के लिए उसको जहांगीर तरीन अगर मौजूद ना होता तो ये शायद कभी भी हुकूमत में ना आ सकते। तो इनकी जो एक मैनेजमेंट स्किल है वो हमेशा से एक मिसिंग लिंक था। उन्होंने 11 बंदों की टीम के अलावा कभी कोई काम नहीं किया, इसलिए उनके सामने आप जो मर्जी उनके कान में आप फूंक मार दें, आप उन्हें कहें कि फलाना इदारा जो है वो आसमान पे पहुंच गया है या चांद पे पहुंच गया है, तो वो उसको भी मान लेंगे। यानी उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है
कि वो उन चीजों नहीं, को लेकिन ये evaluate कर सकें। रियलाइजेशन आपको कब हुई कि मतलब यू स्पेंड 18 इयर्स विद हिम, आप मतलब जब आपकी पार्टी की मीटिंग्स होती थी तो वहां पे, क्योंकि इस वक्त आपको आपका छोड़ना जो है वो डेफिनेटली जो सोशल मीडिया के ऊपर आपके पुराने दोस्त हैं वो जो कुछ आपके खिलाफ कर रहे हैं वो तो अब उसके ऊपर भी मैं सवाल करूंगा कि ये मुल्क जो है वो हम किस तरफ इस यंग जनरेशन को लेके जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या रियलाइज अभी होना था जब द खान साहब इज इन इन हॉट वाटर, ही इज इन नहीं डिफिकल्ट नहीं टाइम? अच्छा, इसको थोड़ा सा एक चीज क्लैरिफाई कर लें जी कि एक तो ये है कि आपका एक ऐसी पार्टी को छोड़ना जो कि हुकूमत में हो, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, ये बहुत कम लोग नहीं, करते लेकिन हैं। अब तो वो ये कहते हैं ना कि hot waters, पार्टी के अंदर ही मतलब केपी में इलेक्शन हार चुके हैं आप। नहीं लेकिन अभी हुकूमत वक्त है, देखें हुकूमत ठीक, वक्त के अंदर कौन ये रिस्क लेता है, तो ये तो एक तो इस चीज को क्लैरिफाई कर लें। दूसरा देखें जो रियलाइजेशन वाला फैक्टर है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पार्टी के अंदर आप पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स के पास चले जाएं, मैं आपको 2 दर्जन लिस्टें दे देता हूं कि जो कि पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जिन्होंने इमरान खान के साथ 20-20 साल गुजारे हैं। उनसे जाके आप पूछ लें कि पार्टी के अंदर भी इनकी जो लीडरशिप या मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशनल जो चीजें थी बहुत क्वेश्चनेबल थी। चलें एक पार्टी चलें के जवाब साहब, फाउंडिंग चूंकि मेंबर टाइम ने, टाइम एक का लास्ट थोड़ा सा चीज इशू मैं है बता बिल्कुल। दूं आपको, जी 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 एक प्लीज। लास्ट चीज मैं आपको बता जी देता जी हूं। पार्टी के एक फाउंडिंग मेंबर ने ये बात इमरान खान को 2018 के इलेक्शन से पहले कही थी कि आप अगर इलेक्शन जीत जाएं तो आपने वजीर आजम नहीं बनना, सदर बन जाएं। ये पार्टी के एक उनके करीब तरीन सीनियर साथी ने ये स्टेटमेंट इमरान खान को दी थी। यानी हम सबको पता था, लेकिन एक उम्मीद होती है ना, जब आप एक 18 साल एक काम किया होता है, आप कहते हैं कि शायद ये जिस तरह इसने क्रिकेट में परफॉर्म किया, शौकत खाना में परफॉर्म किया, तो शायद ये यहाँ पे चूंकि इसके अंदर एक विलिंगनेस है, एक डिटर्मिनेशन है, तो ये शायद सीख जाएगा, कर जाएगा। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिस पिच बन गई, और किसी मुल्क को या पाकिस्तान को प्रैक्टिस पिच नहीं बनना चाहिए। हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम उसमें प्रैक्टिस में जाया कर दें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अफगानिस्तान, कश्मीर। जवाद भाई मुझे ये बता दें काइंडली कि व्हाई यू वेंट टू द पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी भी है, बाकी भी जमातें हो सकती थी, तो व्हाई पीएमएलएन? देखिए मैं वहीद साहब ये समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी लीडरशिप और किसी सियासी जमात की इतनी किरदार कशी नहीं हुई जितनी के पीएमएलएन और शरीफ बरादरान और शरीफ खानदान और पीएमएलएन की लीडरशिप की हुई है। 3 तो ओकेजन्स के आप ऊपर सिंपैथी में उनके पास चले गए हैं? मैं बताता हूं, मैं यही तो अर्ज करना चाहता हूं जी कि ये इतनी किरदार कशी के बाद भी आज भी अगर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो इस मुल्क की अक्सरियत इस पार्टी के साथ खड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि इस पार्टी की आइडियोलॉजी, इस पार्टी की एक जो एग्जिस्टेंस है वो बड़ी स्ट्रांग फुटिंग के ऊपर है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस पार्टी के ऊपर जो किरदार कशी और करप्शन और एहतसाब की बात की गई वो मुख्तलिफ अदवार में मुशर्रफ ने भी की, इमरान खान ने भी की, लेकिन आज तक कुछ साबित नहीं हुआ। जवाद साहब, अब एक क्या हो रहा है? एक सवाल करूंगा, आप माइंड नहीं करेंगे, आई एम नहीं श्योर, प्लीज बिकॉज आप प्लीज, जी माशाल्लाह जी। आप भी यानी जब पीटीआई में थे तो वही बातें जो अब आप कह रहे हैं कि उन शरीफ खानदान की किरदार कुशी जो है वो बहुत ज्यादा हुई, सो यू आर पार्ट ऑफ दैट। आज आप मतलब उससे मतलब डू यू थे यू आर सॉरी अबाउट दैट कि आपने ये सही काम नहीं किया था? मैं वहीद साहब मैं ये कहूंगा कि मैं अवाम से एक पब्लिक अपॉलॉजी करता हूं, मैं अवाम से माफी मांगता हूं। मैं ये भी चाहता हूं कि ये भी ट्रेंड हमारी सियासत के अंदर पैदा हो सही है कि आप अगर एक आपकी फिलॉसफी या आपकी आइडियोलॉजी गलत साबित हो गई है, आप एक्सेप्ट करें कि आप एक शहर में गिरफ्तार थे, एक लीडर के, एक तब्दीली के, आपका जज्बा नेक था, आप समझ रहे थे कि शायद मुल्क में कोई एक बड़ी तब्दीली आएगी, आम आदमी की जिंदगी में कोई तब्दीली आएगी। हम उस शहर में गिरफ्तार हुए और हमने एक धोखे को और एक फ्रॉड को और एक शराब को, एक अलूजन को हमने फॉलो किया, और उसमें मैं चूंकि शामिल था उसका कफारा अदा कर रहा हूं अब जो कुछ भी मैं कर रहा हूं। और मैं उसको एक पब्लिकली मैं अपोलोजाइज करता हूं कि मैंने मुस्लिम लीग नून के ऊपर या अपोजिशन पार्टियों के ऊपर जो भी पीटीआई के फोरम से अगर मैंने कोई कीचड़ उछाला है या मैंने उनके ऊपर क्रिटिसाइज किया है, मैं उसके ऊपर अपोलोजाइज करता हूं। तो पीटीआई वालों से भी अपोलोजाइज करेंगे जो आप वर्कर्स थे कि मैं आपके छोड़ के चला गया हूं?
वहीद साहब, पीटीआई का सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है, ये मैं आपको चले ये न्यूज ब्रेक कर देता हूं कि मैं आइंदा इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान की मौजूदा तारीख जो है, मौजूदा जो डिजिटल एज है 10 साल की, इसमें मैं एक ऐसा आइडिया अब लेके आ रहा हूं, एक ऐसा मैं बात करने जा रहा हूं, एक इनिशिएटिव लेने जा रहा हूं कि जिससे मुआशरे को इस सोशल मीडिया से जो इस वक्त फॉल्ट लाइंस पैदा हो गई हैं, जो नफरत की फजा है, जो एक मार धाड़ वाली और बदतमीजी और बदतहजीबी की फजा है, उसको हैंडल करने के लिए। और मैं इसमें पाकिस्तान में सिर्फ ये नहीं कि मुस्लिम लीग नून, मैं पाकिस्तान के तमाम जो भी सॉफ्ट इमेज इस मुल्क में रखते हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनके साथ मिलूंगा। कुछ से मैं मुलाकात कर भी चुका हूं, जिसमें जवाद अहमद जो हैं मशहूर सिंगर और बराबरी पार्टी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अहमद भाई मुझे काइंडली ये बता दें कि चूंकि अब आप यू आर पार्ट ऑफ PMLN माशाल्लाह, और हम आपके लिए वी विश यू अ गुड लक। ये मुझे बता दें कि इस वक्त सिटिंग जो MNAs हैं उनमें से कितने जो हैं वो पर उन्होंने तोले हुए हैं खान साहब को छोड़ने के लिए? अगर लेट अस से कि सुबह तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश हो रही है, सो हाउ मेनी पीपल अपार्ट फ्रॉम जहांगीर तरीन ग्रुप, उनका भी नंबर बता दें। देखिए, मैं चूंकि मेरा एक ब्रीफ विजिट हुआ, लेकिन मैंने वहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ऑफिसेज में, जाहिर है सीनियर लीडरशिप के ऑफिसेज में जो एक माहौल देखा, जो लोग आ जा रहे थे, तो मुझे तो ऐसा ही लगा कि जैसे एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पीटीआई से कूच करने वाली है। और वहां पे अब डिस्कशन सिर्फ ये है कि जाहिर है कि एक सियासी बंदा जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ मूव करता है, तो वहां पे सवाल ये सिर्फ पैदा हो रहा है कि क्या उसको वहां पे टिकट मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। अगर उसको ये एश्योरेंस हो जाए तो वो ओवरनाइट जो है वो PMLN में जा सकता है। तो ये एक PMLN के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ऑलरेडी उनका कोई MNA या MPA या उसका कैंडिडेट मौजूद है, और एक जो है वो आना चाहता है। तो ये एक इस वक्त PML के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि वो अकोमोडेट अगर करें तो किस बुनियाद के ऊपर करें, वो जो एक्सपेक्टेशन है आने वालों की उसको किस तरह से करें। अच्छा अहमद भाई, मुझे ये बता दें कि आपसे राब्ता किसने किया था? आपने खुद राब्ता किया था PMLN से या PMLN ने आपसे राब्ता किया था? ऑनेस्टली जी, मैं देखिए इसका तो मेरे पास सबूत भी है। मैंने किसी से राब्ता नहीं किया इस हवाले से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, ना ही मेरा कोई ऐसा मेरे ज़हन में था कि मैंने कोई जल्दी एकदम से ज्वाइन करना है। मैं तो सिर्फ एक आवाज बुलंद की थी, अगला स्टेप मुझे नहीं पता था। हाँ, मैंने दुआ अल्लाह ताला से की थी, मुझे रहनुमाई फरमा। मुझे एहसन इकबाल साहब का मैसेज आया था जब मैंने मरी के वाक़े के बाद जो आवाज बुलंद की, तो उस वक्त उनका एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज आया, और उसके बाद उन्होंने मेरे से राब्ता रखा, और फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया, उन्होंने मुझे इज्जत दी, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और उनको मैं एक सियासी मेंटोर के तौर पे देखता हूं। उनकी जो फहम फरासत है, उनका इल्म, उनकी कॉम्पिटेंस, उनका प्रोफेशनलिज्म, चूंकि मैं खुद एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड से ताल्लुक है, तो मुझे एक कंफर्ट लेवल जो है वो एहसन इकबाल साहब की मौजूदगी में मिलता है कि बात समझने में और समझाने में आसानी होती है। तो मैं समझता हूं कि मुझे लकीली, फॉर्चुनेटली एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा रास्ता मिल गया कि जहां पे मैं एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग महसूस करता हूं। जवाद भाई, इज इट पॉसिबल इमरान खान साहब के अलावा कोई PTI का बंदा इसी पार्लियामेंट के अंदर वजीर आजम बन सकता है? खान साहब इस चीज को बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं, देखें, इमरान खान जो है वो obsessed हैं अपने आप से, अपनी जात के साथ। उन्होंने पार्टी के अंदर कभी ऐसा माहौल क्रिएट ही नहीं किया कि जहां पे जानशीन का सवाल पैदा हो जाए। वो ये चाहते हैं कि उनके नीचे भी कोई 8-10 लोग हैं, वो आपस में लड़ते रहें। वो नहीं चाहते इंस्टीट्यूशन बनाना, इदारा इसी को कहते हैं ना कि मैं जाऊंगा तो मेरे बाद अगला ये होगा। ठीक है, या आप एक टीम तैयार करते हैं। ठीक हो गया। आखिरी सवाल, आखिरी, बिल्कुल सही है, आखिरी सवाल, किस हद तक एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि जिस पार्टी में आप चले गए हैं वो पार्टी आपकी पुरानी पार्टी पे इल्जाम लगाती रही है कि ये हाइब्रिड गवर्नमेंट है, हाइब्रिड वजीर आजम है, और इनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है, वो इनको चला रही है। देखें, ये तो हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने या किसी और का इल्जाम से पहले तो इमरान खान ने खुद एक्सेप्ट किया है। उसने कहा है कि हम एक हाइब्रिड निजाम लेके आए हैं, ये तो उनकी ट्वीट है इसके ऊपर, उन्होंने खुद कहा है। और फिर अगर आप 2015 में हामिद खान के साथ उनकी 1-on-1 कन्वर्सेशन जो कि हामिद खान ने अभी डिस्क्लोज की है, उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैं इस निजाम में एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर नहीं आ सकता इक्तदार में।
और उससे भी पहले उन्होंने एक इंडियन चैनल के ऊपर यह बात की कि पाकिस्तान में आज तक कोई हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और हेल्प के बगैर नहीं आ सकती। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मुझे या किसी को कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि देखें, एस्टेब्लिशमेंट इसी मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है, ये मुल्क रहेगा तो एस्टेब्लिशमेंट भी होगी। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट को ठीक भी है। आपको हो कोई ओहदा देंगे या कोई एमएनए का इलेक्शन या कोई सेनेटर, क्या कोई वादा किया है आपसे इन्होंने, पीएमएलएन ने? देखें वहीद साहब, मैं एक जिसे कहते हैं ना नॉन पॉलिटिकल सा पॉलिटिशियन हूं। मैंने तो कभी पीटीआई में नहीं कभी कोई ओहदा मांगा। नहीं, लेकिन आपने मैं एनजीओ तो नहीं ज्वाइन की ना, आपने सियासी जमात ज्वाइन की है, और सियासी बिल्कुल, आप जमात ठीक जो कह है रहे वो हैं। पावर में आती है या ऑपोजिशन में बिल्कुल रहती ठीक है। देखिए, मैंने तो जो है इस पार्टी को ज्वाइन किया है, पहला मरला तय पा गया है। इसके बाद कुछ जिम्मेदारियां उन्होंने मुझे दी हैं जिस पे मैंने उनको ब्रीफ करना है। उन जिम्मेदारियों की रोशनी में अगर कोई भी मुझे अगर कोई ओहदा दिया जाता है, कोई डेजिग्नेशन दिया जाता है, वो मेरे लिए जो है वो एक प्रिविलेज होगा। और लेकिन ये है कि अभी तो मैं सिर्फ इस पार्टी को ज्वाइन किया है। इस पार्टी में और भी बहुत से लोग हैं, मैं भी मेहनत करूंगा। जो भी मेहनत करेगा उसको ओहदा भी मिलेगा, उसको सेनेटरशिप भी मिल सकती है, उसको एमएनए का टिकट भी मिल सकता है। हो सकता है मैं भी इस्लामाबाद से जो है असद उमर के खिलाफ खड़ा होना चाहूं, लेकिन ये फैसला तो आने वाले वक्त में पीटीआई की पीएमएलएन की लीडरशिप करेगी। ठीक, जब आप एक पार्टी ठीक। में आ गए तो आपको उसके फैसलों के साथ चलना होता है। अहमद जवाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम मईशत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आपको मालूम है कि पिछले कई सालों से जो है हमारे मुल्क के अंदर जो माशी बदहाली है उसमें आए दिन इजाफा होता चला जा रहा है और महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है। अभी भी हमने देखा है कि 3 रुपये 10 पैसे जो है फ़ी यूनिट बिजली को महंगा किया गया है, और उसका इतलाक जो है वो पिछले महीनों से, यानी बताया जाता है कि दिसंबर से उसका इतलाक जो है वो हो जाएगा। फिर फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से हम देखते हैं कि उसके ऊपर भी टैक्सेस जो हैं वो डाल दिए जाते हैं जो पहले कंज्यूमर जो है वो बिजली को इस्तेमाल कर चुके होते हैं। फिर दूसरी जानब अगर आप गैस की सूरत हाल देखें तो इस सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी लोड शेडिंग होती रही है। जो गवर्नमेंट कहती है कि ये लोड मैनेजमेंट है, बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है कि जब घरेलू सार्फिन को वक्त के ऊपर गैस नहीं मिलेगी, खुसूसन शहरों के अंदर, बड़े जो शहर हैं, कराची है, लाहौर है, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे चूँकि अब वो लकड़ी जलाने का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो चुका है, ना वहाँ पे अवेलेबल है उस यानी मिकदार के अंदर, तो वो भी एक इशू जो है वो पूरी सर्दियों के अंदर हमने देखा। एक तरफ आपके पास यानी गैस मौजूद नहीं थी, दूसरी तरफ प्राइसेस। और पेट्रोलियम के हवाले से तो खैर IMF के साथ हमने एग्री किया हुआ है कि हमने एक ख़ास अमाउंट जो है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो हमने पेट्रोलियम जो मसनूआत है उससे जनरेट करना है हुकूमत पाकिस्तान ने। सो इन तमाम जो गवर्नमेंट जो प्राइसेस इंक्रीज़ करती है एनर्जी सेक्टर के अंदर, उसके असरात जो हैं वो फिर आप देखते हैं कि महंगाई की सूरत में मुख्तलिफ किराए के अंदर रोज़मर्रा जो अशिया ज़रूरियात हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है, खाने पीने की अशिया के अंदर आप प्राइसेस के अंदर इजाफा देखते हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। आप बिजनेसमैन हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के आप एडवाइज़र भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये बिजली के जो रेट्स हैं ये कहाँ पे जाके रुकेंगे? कोई अब सुनने में ये आ रहा है कि जो सर्कुलर डेट है तकरीबन 900 बिलियन के करीब जो है वो ये हुकूमत उसको कम करना चाहती है। हालांकि अगर उसकी हम इस वक्त देखें तो हुजम उसका तकरीबन 2400 अरब के से भी ज़्यादा हो चुका है। तो क्या ये मुमकिन है कि ये गवर्नमेंट इतनी बड़ी यानी मिकदार में पैसे जो है वो जनरेट कर पाएगी? अगले तकरीबन 1.5 साल इनका रह चुका है। देखिए, ये बड़ा हसास मसला है। सर्कुलर डेट इस वक्त रिकॉर्ड हाई पोजीशन 2400 अरब पे पहुंच गया है, 2400 अरब रुपए पे। अब सर्कुलर डेट के सबसे आसान तरीका हुकूमत के जहन में और नेपरा में यह है कि बिजली की कीमतें बढ़ा दें, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, और वो एक आम आदमी से वसूल करके हम सर्कुलर डेट की एडजस्टमेंट कर दें। मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी जाती है एक आम आदमी के साथ। एक तो हमारा एनर्जी मिक्स दुनिया में सबसे महंगा है, हम फर्नेस ऑयल से ज्यादा बिजली बना रहे हैं, हम जो सस्ते फ्यूल हैं उनसे बिजली
नहीं बना रहे, जिसमें हवा है, जिसमें शमसी है, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी है, जिसमें हाइड्रो है, जिसमें कोल है, कोयला है। हमारा जो मेजोरिटी बन रही है वो फर्नेस ऑयल से और एलएनजी जो इंपोर्ट की जाए, और दोनों हाईएस्ट लेवल पे पहुंचे हुए हैं। 92-93 डॉलर फी बैरल जो है वो फर्नेस ऑयल की कीमत पहुंच चुकी है, और 35 से 36 डॉलर पर MMBTU एलएनजी की पहुंची हुई है। तो ये तमाम चीजें एड टू सर्कुलर डेट जो 2400 पे पहुंच गया है, और इसका आपके लिए एक ही हाल है कि आप बिजली की कीमत बढ़ा के एक आम कंज्यूमर को ठोक दें। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और ये सबसे आसान काम भी है, और ये क्योंकि डॉक्टर साहब आपको मालूम है ये सबसे आसान काम है कि आप अपनी जो जनरेशन लॉसेज हैं, आपकी ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, आपकी जो थेफ्ट है, आपकी जो रिकवरी है, चारों चीजों को इंप्रूव ना करें। सो इसमें आईएमएफ का भी फैक्टर इसके अंदर शामिल है कि आईएमएफ इनको कहता है कि ये जो सर्कुलर डेट वाला मामला है इसको आप खुद हल करें। नहीं, आईएमएफ ने तो ये कहा है कि भाई सर्कुलर डेट की पेमेंट आप करें, और वो सर्कुलर डेट की वो एक लायबिलिटी, क्योंकि इनकी सॉवरेन गारंटी है, हुकूमत की ये गारंटी, क्योंकि उन्होंने दी हुई है इन आईपीपीज को, लिहाजा ये हुकूमत की जिम्मेदारी है पे करना। लेकिन ये जो पिछली गवर्नमेंट्स के ऊपर डालते हैं, वो कहते हैं जी इन्होंने मतलब पीपल्स पार्टी और पीपीएमएलएन ने इतने महंगे ये सारे मंसूबे किए हैं, जिन लोगों के साथ भी इनकी एग्रीमेंट्स हुए हैं, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, तो हमें उसका जो है वो भुगतना पड़ रहा है। देखिए, ये आईपीपीज के साथ रिवाइज एग्रीमेंट 90% कर लिए इन्होंने। सही। आईपीपी में जो गलतियां थी बाद में उसमें अमेंडमेंट किए गए थे शरफ साहब के वक्त में, जिसमें डॉलर बेस्ड पेमेंट प्रॉफिट था, जिसमें आईआईआर 17% के बजाय रिटर्न 17% के बजाय बढ़ के 25% हो गया था। और फिर वो दूसरी जगहों से, क्योंकि ओवर इन्वेस्टिंग की थी प्लांट की, 50 मेगावाट का विंड मिल प्रोजेक्ट जो है वो 60 से 65 मिलियन डॉलर में लगता है। ज्यादातर इन्होंने 120 मिलियन डॉलर के इन्वेस्टिंग की है, और उसके ऊपर उन्होंने 17%। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे काइंडली ये बता दें, क्योंकि आम आदमी जो है वो इसमें इंटरेस्टेड होता है कि क्या मुल्क के अंदर किसी भी वक्त जाके अगले मतलब 1 साल 6 माह में कोई महंगाई में कमी आएगी या नहीं? देखिए, महंगाई में 2 चीजों से कमी आ सकती है। आपने बड़ा प्रिसाइज दिया, मैं प्रिसाइज जवाब दूंगा। पहली चीज तो यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइव करें। वो अशिया जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें गेहूं है, जिसमें शक्कर है, जिसमें दालें हैं, जिसमें मसाला जात हैं, खुर्दुनी तेल है, ये सब चीजें आप एक्सपोर्ट करते थे एक वक्त पे। खुदा रहा इसको, आपकी ज़राअत की ताकत है, मुल्क की जो स्ट्रेंथ है, जो बाबाए कौम ने ख्वाब देखा था ज़राई सनती पाकिस्तान, उस पे आप दोबारा आए। आप इंपोर्ट करके 178 के डॉलर में सस्ती चीजें नहीं सकते। महंगाई ने आना ही आना ही आना है। दूसरी चीज, आप इंपोर्टेड फ्यूल जो मंगाते हैं वो आप फर्नेस ऑयल और एलएनजी के अलावा, खुदारा मैं हाथ जोड़ता हूं कि आप लोकल बिजनेस जिसमें विंड पावर है, जिसमें सोलर एनर्जी है, जिसमें कोयले से बिजलियां पैदा दुनिया 60%, 80% कर रही है, आपकी 20% भी नहीं है। इंडिया में देखें आप 70% है, पोलैंड में 80% है। तो बिजली दुनिया बना रही है कोयले से। आपके पास 175 बिलियन टन जखायर हैं काले सोने के। घर में 3 प्लांट कामयाबी से चल रहे हैं, 2 तो हैं उनके एंग्रो के 660 का। तो आप क्यों नहीं आपने इस काले सोने को इस्तेमाल किया? जी बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, आप बिजनेसमैन हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के आप एडवाइज़र भी रह चुके हैं। इस वक्त यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके हम फिर रूस और यूक्रेन के दरमियान जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जो है, तनाज़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका है और ख़तरा है जंग का उस हवाले से, और उसके असरात क्या मरतब होंगे इस खत्ते के ऊपर, दुनिया के ऊपर, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम रूस और यूक्रेन की जो इस वक्त बिगड़ती हुई सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नजमुद्दीन शेख साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी खारजा। काइंडली बताइएगा कि ये जो सिचुएशन इस वक्त क्रॉप अप हो रही है हमारे इस रीजन के अंदर, ये कितनी ख़तरनाक है, किस हद तक ख़तरनाक है? ये हमारे रीजन में तो नहीं, लेकिन हमारे रीजन पे असरअंदाज ज़रूर होगी। ये है तो यूरोप में मसला, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि रूस को जिस किस्म की चीज़ें कही जा रही हैं रूस के सिलसिले में, वो मुझे सही नहीं मालूम होती, क्योंकि अभी तक रूस ने अपना जवाब पूरी तरह से बना के और अमेरिकनों को नहीं दिया है। लेकिन जो अब तक हुआ है उससे ये कहना कि अमेरिका की गिदड़ भभकी है, ये गलत होगा। ये ज़रूर तासुर मिलता है कि ब्लिंकन की अपनी अप्रूवल रेटिंग बहुत कम हो गई है। मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं और उसमें वो चाहता है कि लोगों को, जिन्होंने इसकी अप्रूवल रेटिंग अब इतनी लो कर दी है कि शायद 1980 से पहले इस किस्म की अप्रूवल रेटिंग बुरी प्रेसिडेंट की पहले साल में नहीं हुई है। तो वो इस वक्त चाहता है कि तवज्जो जो है वो यूक्रेन पे रहे और यूक्रेन में वो ये वाजे कर दे कि हम जो ज़रूरत पड़ेगी वो हम करेंगे। बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मैसिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अभी तक तो वो सिर्फ उनकी चीज वो कह रही है कि हम इन पे सैंक्शंस लगाएंगे, बट दे हैवंट स्पोकन अबाउट एनी मिलिट्री इंटरवेंशन। तो मिलिट्री इंटरवेंशन कर सकते हैं अमेरिकन? अमेरिकन मिलिट्री इंटरवेंशन उन्होंने वाजे कर दिया कि हमारी मिलिट्री इंटरवेंशन सिर्फ इस नौयत की हो सकती है कि हम कुछ फोर्सेस पोलैंड में भेजेंगे, कुछ फोर्सेस जो ईस्टर्न फ्लैंक है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। लेकिन इसमें जो चीज़ देखनी है वो ये कि ज़ेलेंस्की, यूक्रेन की जो प्रेसिडेंट है, वो कह रहे हैं कि साहब मुझे कोई इस किस्म का ख़तरा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी किसी किस्म की स्ट्राइक फोर्स रूस ने नहीं बनाई है। रूस ने नेवल यूनिट्स भी लाए हैं वहाँ पे और चीज़ें भी लाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रूस चाह रहा है कि जनाब आप हमारे साथ सीरियसली बात करें, हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। और वो सिक्योरिटी कंसर्न्स उस वक्त से हैं जब से आपने हमसे कहा था कि नॉट वन स्टेप टुवर्ड्स द ईस्ट विल बी टेक, जब यूनिफिकेशन थी जर्मनी की। और जर्मनी की अपनी पोजीशन जो है वो भी दो वजूहात के लिए अफेक्टेड है। एक के जर्मनी ने जब यूनिफिकेशन हुई थी तो उन्होंने इस किस्म के चीज़ें कही थी कि साहब हम न्यूट्रल रहने को तैयार हैं, हम ना नेटो में होंगे ना और होंगे। वो बाद में बदल गया, लेकिन उनकी उस वक्त पोजीशन थी, क्योंकि वो यूनिफिकेशन बहुत डेस्परेटली चाहते थे। मैं उस वक्त जर्मनी में एम्बेसडर था और उस वक्त मैं हमारे जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट वाइजेक, उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए आपके दौरान, यहाँ ठहरने के दौरान में हमारी ये अभी यूनिफिकेशन नहीं होनी है, ये लंबा प्रोसेस होगा वगैरह वगैरह। वो यूनिफिकेशन तो हो गई, लेकिन उन पे ये असर था। दूसरा कि वो अभी भी नॉर्थ स्ट्रीम 2 यानी रूस पे डिपेंडेंट हैं बहुत सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए। 30% से ज़्यादा यूरोप की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रूस से मिलती हैं, ज़्यादातर गैस के ज़रिए, लेकिन तेल के ज़रिए भी। और इसकी वजह से अभी आप देख रहे हैं कि कीमत तेल की बढ़ रही है, जो हम पे असरअंदाज हो रही है कि $95 का पर बैरल हो गया जी, पर बैरल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जी। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम पे असरअंदाज हो रही हैं, लेकिन ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि अगर वहाँ पे किसी किस्म की कॉन्फ़िगरेशन होती है तो सारी दुनिया पे असर पड़ेगा। हम तो रूस के साथ अगर इतना ज्यादा डिपेंडेंसी है एनर्जी की यूरोप की, तो देन व्हाई दे आर इंटरेस्टेड कि जी यूक्रेन को नेटो का जो है वो हिस्सा बनाया जाए? नहीं, देखिए ये अमेरिकन पोजीशन है। मुझे नहीं लगता कि जो अहम ममालिक हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, उन दोनों को इसमें झिझक है। वो दोनों इस किस्म की चीज़ नहीं चाहते और वो कहते हैं कि
आप जरा सुने तो सही कि रूस की जो अपनी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, हमें उस मौजू को एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब किस तरह एड्रेस करते हैं ये और चीज़ है, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि जो आपको हाइटन टेंशन नज़र आ रहा है वो अमरीकी प्रेसिडेंट बाइडेन और ब्लिंकन उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इनकी अपनी अंदरूनी सूरत हाल वो आपने बिल्कुल बता दिया, पोलिटिकली दे आर नॉट स्ट्रांग। शेख साहब मुझे काइंडली ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो रूस का दौरा भी करने वाले हैं और अभी हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट की थी अमेरिकन के हवाले से, उनकी जो स्टेटमेंट्स थी कि अमेरिका के साथ जो है हमारा जितना भी वक्त गुजरा वो हमें उससे फ़ायदा के बजाय नुकसान ही हुआ। अब एक दफ़ा उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर एब्सोल्युटली नॉट की बात की और कुछ ऐसे तजज़ियाकार हैं वो ये कहते हैं कि डिप्लोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को इस किस्म की जो है खुल के बातें नहीं करनी चाहिए। सो अब हम रूस की तरफ जा रहे हैं, चाइना के साथ ऑलरेडी हमारा एक अलायंस है, अमेरिकन से हम बिल्कुल, डू यू थिंक कि हम बिल्कुल हट चुके हैं वो उस कैंप से, हम वी आर आउट नाउ? नहीं, देखिए अभी जिस रिपोर्ट में ये आया कि रूस जा रहे हैं इमरान खान साहब, उसी रिपोर्ट में ये एक इस नौयत की खबर भी थी कि आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो अमेरिका जा रहे हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों में एक मीज़ान सा रखने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे ट्रेड का जो पैटर्न है उसमें ट्रेड जो है वो मगरबी ममालिक के साथ है, अमेरिका के साथ और जर्मनी के साथ, फ्रांस के साथ, और इस वजह से वो कहते हैं कि साहब आपको अगर ट्रेड अपना बढ़ाना है तो अपनी जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ट्रू कि चाइना से अब हमारी तिजारत बढ़ रही है, लेकिन तिजारत उस तिजारत बढ़ने में बहुत सारी खामियां भी हैं जिनका जिक्र होता रहता है कि साहब हमारी मोस्टली वो यूनिलैटरली लगता है क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन देखिए ये चीजें होती हैं, ये यूनिलैटरल मैं कहने को तैयार नहीं हूँ। अब अगर हमारे तरफ से गुजरांवाला को और मौके मिले तो नहीं गुजरांवाला पे आप हंसिए मत, क्योंकि ये जो हमारी इंडस्ट्री है इसमें एक खासी जान है अगर इसको हम पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करें। अभी भी गुजरांवाला की मार्केट जो है अफ्रीका में वो अच्छी खासी मार्केट्स हैं और वो मार्केट्स डेवलप हो सकती हैं, और ख़ास तौर पे हमारी अपनी मार्केट्स डेवलप होंगी जब आप रीजनल कनेक्टिविटी जिसकी आप बात करते हैं उसको आप आगे बढ़ाएं। आप सेंट्रल एशिया से फॉसिल फ्यूल खरीदें भी, आप उनकी टापी को तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन को भी ज़रा उसकी भी जल्दी करवाएं। उसके लिए एडीबी की आपको सपोर्ट है और आपके पास इस्लामिक बैंक की भी सपोर्ट है। दोनों मिलके अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ये कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। लेकिन अफगानिस्तान का जो मसला है उसको भी हमें देखना है, क्योंकि जब तक कि अफगान अभी जो हुकूमत है वो ये मानने को तैयार न हो कि साहब हमारे यहाँ दूसरी एथनिसिटीज़ भी हैं, दूसरी रेशियल कम्युनिटीज़ भी हैं और उन सब की नुमाइंदगी होनी चाहिए, तब तक उनका अक़वाम मुत्तहिदा के साथ बनेगा नहीं। और अमेरिका तो देखिए जब कहता है रूल ऑफ लॉ, वो कह रहा है रूल ऑफ यूएस लॉ। वो कहता है कि सब हमने पैसे जो हैं वो आधे तो आधे तो नहीं लेकिन रखेंगे पैसे के जो क्लेमेंट्स हैं, जो कहते हैं कि हमारे नुकसान हुए थे और तालिबान ने ये नुकसान करवाए थे, उसके लिए हम क्लेम फाइल कर रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये रूल ऑफ यूएस लॉ है। लेकिन ये कहना भी शायद गलत हो कि जिस पार्टी उसकी बहस, लेकिन इस वक्त जब आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो इट इज़ अ रूल ऑफ द लॉ दैट इज़ डोमिनेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, और जो कि ज़्यादा अहमियत उसमें शायद अमेरिकन डोमेस्टिक लॉ को है। इस वक्त भी अभी भी अमेरिका जिन ट्रेड एग्रीमेंट्स में शामिल है उनमें भी उनकी जो रिजर्वेशंस हैं, उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो डिसक्वालिफिकेशंस हैं वो जारी रह रही हैं।
अभी जो क्वाड में वो एडवांसेस करना चाह रहे हैं उसमें कोई पैसा लगाने की बात नहीं हुई है। नजम अजीज शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती टाइम का। फॉर्मर सेक्रेटरी खारजा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।